वेलकम ऑल ऑफ यू। और ये आज का हमारा जो सेशन है ये डेमो 2 सेशन हमारा है। इससे पहले हमने लास्ट वीक भी डेमो 1 ऑर्गेनाइज किया था और हमने वहाँ पे जो स्ट्रेटजी हो सकती है ना, स्ट्रेटजी को हमने डिस्कस किया था। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो कि आज पहली बार जुड़े हैं उनके साथ हम ये डेमो 2 भी रखेंगे और साथ में हम स्ट्रेटजी को भी थोड़ा सा देखेंगे। एंड वन मोर थिंग, हम एक ऐसे टॉपिक को आज हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक को आप बिल्कुल से वेरी सिंपली कभी भी तैयार कर सकते हो। और इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारा जो एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न होता है, चाहे हमारा CSIR नेट वाला एग्ज़ाम हो या गेट हो या सेट हो, इन सभी टॉप लेवल एग्जामिनेशंस के अंदर इस टॉपिक का एक बहुत अच्छा लेवल होता है। और इससे ऑलमोस्ट CSIR का तो ये मान सकते हो कि 75% से 80% टाइम इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ओके, तो टॉपिक भी अपन क्लियर करेंगे और साथ में हम पहले हमारी जो प्लानिंग है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं हमारी स्ट्रेटजी और प्लानिंग फॉर नेक्स्ट एग्जाम। प्लानिंग फॉर जो एग्जाम्स आपके पास आ रही हैं उनको लेकर के हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी एट प्रेजेंट जो आपके पास टारगेट है वो एक तो आपके पास टारगेट है जो कि राजस्थान लेवल का सेट है। ये एग्ज़ाम आपके पास होना है और इसके लिए आपके पास टाइम है 19 मार्च का। और इसके बाद में अगला टारगेट जो हमारे पास रहने वाला है वो है CSIR नेट की एग्ज़ाम का, जिसके लिए हम मई और जो जून है ये उन्होंने टेंटेटिव बता रखा है। और ये जो दो एग्जामिनेशंस हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन इसलिए हो जाती हैं क्योंकि राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर देखा जाए तो उनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो आ रहा है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। और ये 2023 के अंदर जो वैकेंसी है ये आ रही है। तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं और आप लोगों को इन चीज़ों का थोड़ा बहुत आइडिया है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट के एंगल से और राजस्थान के सीन के एंगल से देखा जाए तो 2023 अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। ठीक है, इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि जो स्टूडेंट MSc फाइनल में हैं या MSc उन्होंने पास आउट कर लिया है तो उनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ रहा है कॉलेज एजुकेशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। और ये जो हमारा वैकेंसी आने वाला है इसके लिए बहुत अच्छी बात ये है कि अब तक की पिछली जो आप ये मान सकते हैं कि 4 जो एडवर्टाइजमेंट रहे हैं, लास्ट जो 4 एडवर्टाइजमेंट रहे हैं उनसे भी ज़्यादा पोस्ट यहाँ आने वाली हैं। तो तकरीबन जो फिगर है वो 2000 टोटल पोस्ट का है और इसमें बॉटनी की पोस्टें अलग होती हैं, जूलॉजी की पोस्टें अलग होती हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो एक इतना इम्पोर्टेंट सा टाइम हो गया है आप लोगों का और बिल्कुल से एग्जैक्टली उसी समय पे ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है जिस समय पे या तो आप लोग MSc से अभी कंप्लीट करके निकलने वाले हो या आपने अभी अभी MSc किया है, या हो सकता है कि आपने MSc 1 साल पहले कर रखी है, 2 साल पहले कर रखी है, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। ओके, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर को अचीव करने का जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को देखें तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, जो MSc होती है, उस MSc में आपको 55% मार्क्स कंपलसरी हैं। और आई होप आप सभी स्टूडेंट्स के पास ये स्कोर तो होता ही है कि 55% मार्क्स हम सभी के पास होते हैं। तो ऐसा तो बहुत ही रेयर चांस होता है कि किसी स्टूडेंट के MSc के अंदर 55% नंबर नहीं बनते हैं, अदरवाइज बहुत अच्छे मार्क्स हमारे पास होते हैं। दूसरा जो क्राइटेरिया होता है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी कंपलसरी क्राइटेरिया होता है। और दूसरा कंपलसरी क्राइटेरिया होता है कि आपके पास या तो सेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
देखिए सेट और नेट दोनों ही एक प्रकार की एग्जामिनेशन है जो कि 3 घंटे की एग्जामिनेशन है दोनों ही। दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, सिलेबस दोनों का सेम है। थोड़ा सा डिससिमिलरिटी है कि सेट बार बार नहीं होता, आफ्टर 9 ईयर्स हो रहा है। नेट है वो हर साल 2 बार होता है ना। तो एग्ज़ाम्स लगभग एक जैसे ही हैं, स्टैंडर्ड में बहुत अंतर है। राजस्थान लेवल का होता है सेट, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आप लोगों के लिए थोड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और नेट है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा सा हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देखो क्या होता है कि जिस स्टूडेंट ने अच्छी तैयारी की है या जो सच में तैयारी कर रहा है उसका तो क्वेश्चन सही होता है, उसको तो नेगेटिव से मतलब भी नहीं होता, राइट। और जब तैयारी कम होती है तो भले आप सोच सकते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन लकीली सही हो जाए या लकीली गलत हो जाए ना, वो चीज़ें तो तब काम करती हैं। अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तब तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन गलत थोड़ी करोगे, और आप गलत करने के लिए थोड़ी तैयारी कर रहे हो, तो आप तो क्वेश्चन को सही करने के लिए तैयारी कर रहे हो ना। तो वो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होती है कि हम लोगों के पास अगर हम कोई टारगेट लेकर के काम करेंगे तो टारगेट में हमारे पास प्लस पॉइंट ही आने हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो दोनों ही टारगेट को अगर आप एक साथ देखेंगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल साफ दिखेगी यहाँ पे कि सेट है उसमें तो आपके पास अभी जैसे फरवरी का महीना स्टार्ट हो रखा है ना, फैब चल रहा है, और मार्च में एग्ज़ाम होने तो 1 महीने का टाइम है। और 1 महीने के टाइम के अंदर आप जो सेट का पेपर फर्स्ट है ना, इसका पेपर फर्स्ट है और इसका पेपर सेकंड है, 2 पेपर इसमें होने हैं। पेपर फर्स्ट भी कंपलसरी है और पेपर सेकंड भी कंपलसरी है, दोनों में अलग अलग पास होना कंपलसरी है। पेपर फर्स्ट के अंदर रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड ये जनरल पेपर है, तो इसमें टीचिंग से जुड़े हुए, रिसर्च से जुड़े हुए, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी ऐसे पार्ट्स हैं जो कि हमारे पास जो यूजीसी नेट का पेपर होता है ना, थोड़ा सा ध्यान देना, यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है ये बिल्कुल वही है। तो राजस्थान के सेट और यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर, दोनों के फर्स्ट पेपर एक ही होते हैं। अगर आप सेकंड पेपर की बात करोगे तो सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होता है और सेकंड पेपर नेट में भी वही है और सेट में भी वही है, यानी कि जो लाइफ साइंस का सिलेबस है वो होता है जिसमें कि 13 यूनिट्स आती हैं, 13 यूनिट्स जो कि लाइफ साइंस का मैटर होता है। ओके, तो एट प्रेजेंट जो पिक्चर है या जो टारगेट को आप लोग फोकस में लाओगे ना, तो ये चीज़ आपको साफ दिख रही है कि हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। हमारे पास केवल कितना सा टाइम आ रहा है कि हम फैब में हैं और 19 मार्च को एग्ज़ाम है। तो इतने कम टाइम के अंदर आप 13 यूनिट्स को कवर करना चाहें, अगर आप बहुत ही फ्रेश हैं, आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो या पहली बार जो सिलेबस है उसको कवर करोगे, तो ये टाइम बिल्कुल से भी पर्याप्त नहीं है। किसी भी एंगल से आप ये नहीं कह सकते कि ये टाइम पर्याप्त है या इस टाइम में आप ये वाला काम कर सकते हो या कंप्लीटली कर सकते हो। ठीक है, ये इसमें ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए और प्रैक्टिकली सोचने पे साफ समझ में आता है कि यूनिट्स को आप नहीं कवर कर सकते। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि भाई हम उम्मीद ही छोड़ देंगे या हम काम ही नहीं करेंगे या हम चलो ठीक है इसको लेफ्ट बाय कैसे कर सकते हैं, जब ऑलरेडी 9 ईयर्स बाद का मामला है ना। 9 साल पहले सेट का एग्ज़ाम हुआ है और 9 ईयर्स के बाद में दोबारा से सेट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो हमें कोशिश तो करनी है, राइट। और आपको कोशिश हर हाल में करनी है। अभी फॉर्म्स वगैरह फिलअप हो रहे हैं, आप फॉर्म्स फिलअप कर दीजिए, कंप्लीट कीजिए प्रोसेस को, और पेपर फर्स्ट को भी तैयार कीजिए और पेपर सेकंड को भी तैयार कीजिए। अब देखो पेपर सेकंड में आप लोगों को हम सजेस्ट कर सकते हैं कि जैसे 13 यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स हैं, जैसे होता है कि आप 13 यूनिट तो कवर कर भी नहीं सकते, है ना। अगर आप 30 यूनिट्स की देखेंगे तो 13 यूनिट्स तो आपसे कवर नहीं होनी है क्योंकि टाइम कम है ना। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट काम तो नहीं होना है, लेकिन कुछ तो अपन करेंगे, और कुछ तो अपन करेंगे तो हम क्यों ना ऐसा काम करें
कि हम सेलेक्टिव यूनिट ले लें, है ना। अपन सेलेक्टिव यूनिट्स को ले सकते हैं और सेलेक्टिव यूनिट्स को आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। ये देखो आपके एफर्ट का मामला है, आप लोग कितना प्रयास कर रहे हो, कैसे स्टडी को मैनेज कर रहे हो, कैसे टाइम को मैनेज कर रहे हो, है ना, कैसे अपना पूरा सिलेबस है उसको मैनेज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे, खुद डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी यूनिट्स को तैयार कर रहे हो, ठीक है। हम लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि कुछ आपके सिलेबस की बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी एक छोटा यूनिट है, ठीक है। जैसे कि आप कहें कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है, बहुत छोटा सा यूनिट है। जेनेटिक्स है, एक बहुत ही सिंपल सा यूनिट है, आप इसको एक सप्ताह में भी तैयार कर सकते हो। अगर आपका टारगेट ही एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर निकालना है तो आप इन छोटे छोटे यूनिट्स को बहुत कम समय में कवर कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि इकोलॉजी आपके पास है, आप उसको कवर कर सकते हो। इवोल्यूशन है, आप उसको तैयार कर सकते हो। कुछ जैसे बायोटेक के टॉपिक्स हैं उनको आप तैयार कर सकते हो। कुछ जैसे मान लो कि टेक्निक्स हैं उनके क्वेश्चंस हैं उनको आप तैयार कर सकते हो। कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स आप ले सकते हो, जैसे कि आप बात करें तो बायोकेमिस्ट्री के कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं उनको ले सकते हो, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि आप फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी है, वहाँ से कुछ टॉपिक्स को ले सकते हो। ऐसे ही इम्यूनोलॉजी के कुछ टॉपिक्स को आप ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई सिलेबस में सारा कुछ बहुत टफ हो, नहीं, ऐसा नहीं है। सिलेबस में बहुत सारी यूनिट ऐसी हैं जिनको हम थोड़ा सा ध्यान दें तो कम समय में भी तैयार कर सकते हैं। और तैयार करने की बात नहीं है, तैयार करने के साथ साथ आपको उनसे फ़ायदा भी हो सकता है। जैसे कि सेल बायोलॉजी है ना, ये इतनी छोटी यूनिट्स हैं कि हर एक यूनिट से क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, ओके। और इतने से कम टाइम के अंदर मुझे लगता है या हमारा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट आपको 5 यूनिट तो तैयार करनी चाहिए। These are the 5 यूनिट्स, ठीक है। सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, और ये 5 यूनिट आप इस टाइम के अंदर कवर कर सकते हो। देखो आप लोगों को मैं बहुत आराम से ऐसे बता सकता हूँ इस चीज़ को, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हम चाह कर के भी पूरा काम नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि टाइम लिमिटेशन बहुत अच्छे से आ रखी है। और केवल सब्जेक्ट का मामला नहीं है, आपको जनरल पेपर भी कंपलसरी पास आउट करना है, आपको यहाँ पे भी स्कोर निकालना है, अदरवाइज आपकी सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। तो उसके लिए आप यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उस सिलेबस के ऊपर आधारित बहुत सारी गाइड हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, ठीक है। उनमें प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे, उनके अंदर आपको जो कंटेंट है वो भी मिल जाएगा, लेटेस्ट उनके रिवाइज एडिशन हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से आप इसको पैरेलल इसको काम में लेंगे ना, पैरेलल चलेगा आपका ये, कि 2 काम आपको एक साथ करने पड़ेंगे एक काम तो है फेस्ट पेपर का, ठीक है, और दूसरा काम है सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट वाले काम को आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना, ये एक डिसीजन है ना। देखो क्या होगा कि जैसे जिस स्टूडेंट ने डिसीजन, मान लो कि एडवर्टाइजमेंट आया था उस समय भी आपको पता चल गया था, एडवर्टाइजमेंट से पहले भी ये तो अंदाज़ा बहुत सारे टाइम पहले लग गया था कि सेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस समय पे भी लोगों ने अपना काम चालू कर दिया था, ठीक है। और कुछ अभी भी काम चालू करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं है। तो सब अपनी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं और आपको भी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना है। अब चाहे आप कैसे भी हो, किसी भी हाल में हो, कोई भी आपकी सिचुएशन होगी, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि टाइम तो इतना ही है और इतने से टाइम के अंदर आप बहुत सारा तो कवर नहीं होगा, अगर होगा तो वो उस लेवल का नहीं हो सकता, राइट। तो आप क्या करें, आप वो करें जो इस समय में हो सकता है। देखो ध्यान से सुनो इस चीज़ को कि आपको वो डिसीजन लेना है जो डिसीजन कम से कम पॉसिबल हो आपके लिए। जैसे 30 मिनट का डिसीजन है, पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है तो आप उस पर चले भी जाओगे, आप उसको करोगे भी तो भी आपसे नहीं होना राइट। अगर आपने सोचे समझे सिलेबस को स्टार्ट कर दिया तो ऐसा होगा, ओके। अगर आपने सिलेबस को थोड़ा ध्यान से देखा, ओके, जैसे आप लोग अभी ऐप पे भी जुड़े हुए होंगे, वहाँ से सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हो
तो वहाँ से आप थोड़ा सा सिलेबस को देख लीजिए ना, आप सिलेबस को 10 मिनट दीजिए और 10 मिनट के अंदर सिलेबस को एक बार देखो ज़रूर। और सिलेबस को देखने पे आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं जो आराम से हो सकते हैं, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल साफ वहाँ पे समझ में आएगी। ओके, और हम लोग भी आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इतने समय में क्या पॉसिबल है, और हमें पॉसिबल ही नहीं, हमें तो वो चीज़ चाहिए जो पॉसिबल भी हो और फायदा भी पहुँचाए, राइट। क्योंकि हमारा टारगेट केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ करके हमें एग्जाम क्लियर करनी है, तो हमें डिसीजन बहुत ही क्लियर डिसीजन लेना पड़ेगा, और ऐसा डिसीजन है कि जो हमें कंफर्म फायदा पहुंचाए। तो इसके लिए आपको ये वाली यूनिट्स हैं, इन पे जाना पड़ेगा, इनको आप सेलेक्ट आउट कर सकते हो ठीक है सॉरी। तो एक तो आपके पास ये वाला काम आ गया है, दिस इज द वर्क 2, और एक आपके पास आ गया है जनरल पेपर, ये है आपका वर्क 1। तो दो काम आपके पास हैं कि एक तो आप जनरल पेपर के लिए मैडम लोग भी आपको सजेस्ट कर देंगे ग्रुप के अंदर, और आप हमारे ऐप के ऊपर भी इनके लिंक्स हम प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से भी इनको ले सकते हो। और आपको अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप डायरेक्टली मैडम लोगों से भी कंसर्न कर सकते हो, और डायरेक्टली हमारा जो ऑफिशियल नंबर है उस पर आप मैसेज करके भी हमसे हेल्प ले सकते हो। हम आपको कौन सी गाइड लेनी है, उनका जो लिंक्स वगैरह हैं वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसके लिए आपको वरी नहीं करना है ना, आपको चिंता नहीं करनी, आपको काम चालू करना है, ठीक है। दूसरी साइड में सब्जेक्ट का मामला आएगा, तो सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारा भी हम आपको सजेस्ट कर देंगे। हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, उस मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ये सारी यूनिट्स आपको आज ही उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आज से ही पढ़ना चालू करना है आपको, तो आप आज से ही चालू कर सकते हो, ये वहाँ पे अवेलेबल हैं। इनकी रेगुलर क्लासेस है ना, पॉइंट टू पॉइंट, एक छोटे से पॉइंट से क्लियर करते हुए, ना कि एक भी पॉइंट सिलेबस का मिसिंग नहीं है। आप ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर कि आप जो तैयारी कर रहे हो, ये तैयारी सिलेक्टेड है, ठीक है। ओनली कुछ सिलेक्टेड यूनिट जो कि पॉसिबल है, आप उन पे काम कर रहे हो, और इनके सिलेबस का हर पॉइंट हमने टच किया है, हर पॉइंट को हमने क्लियर किया है, पहली बात। दूसरी बात, इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस नेट स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को हमने इनके अंदर साथ में ऐड कर रखा है। तो आप टॉपिक क्लियर करें, टॉपिक के बाद में क्वेश्चन क्लियर करें, और फिर प्रैक्टिस करें, और तब जाकर के हम इन यूनिट से प्रॉफिट उठा सकते हैं। देखो, इसमें एक चीज़ और आप ऐड कर लीजिए कि कुछ चीज़ें तो आपको इम्प्रूव करनी है ना। स्टडी करने का मतलब क्या है, आप लोग इनको इम्प्रूव करोगे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि आपके सिलेबस की बाकी यूनिट्स जिसको कि मान लो कि आप कवर नहीं कर पा रहे, सपोज, ठीक है, कि इतने से टाइम के अंदर आप इतना सारा कहाँ से कर लोगे, तो नहीं हो पा रहा है ना। तो कुछ ऐसा भी है जो आपने बीएससी में पढ़ा है, कुछ ऐसा भी है जो आपने एमएससी में पढ़ा है, या आफ्टर एमएससी आपने और कोई तैयारी की है, या साइड में कोई और टारगेट पे आपने काम किया होगा। तो कुछ ऐसा है आपके पास, या आप ऐसे सब्जेक्ट के पार्ट्स को जानते हो जिनके बारे में आपको पता है, और आप उन चीज़ों का फ़ायदा भी इस एग्ज़ाम में उठा सकते हो। अगर हम सारी बातों को एक साथ लें तो ये कुछ ऐसा है कि कुछ आपके पास है, उससे सेट नहीं होगा, है ना। आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो और उसको वैसे ही समझने की कोशिश करना कि आपके पास पहले से जो है उससे सेट होगा, इसकी हमें कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आप तो तैयारी नहीं करोगे, लेकिन बाकी लोग तो तैयारी कर रहे हैं। तो जो तैयारी कर रहे हैं ओबियसली उनका स्कोर ज़्यादा आएगा, और स्कोर ज़्यादा आएगा तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों का सिलेक्शन होगा। जिनके स्कोर कम हैं वो क्राइटेरिया में नहीं आएंगे, तो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि हम सिलेक्शन से बाहर हो, ओके। तो आपका जितना भी आज नॉलेज है वो आपके काम आएगा, लेकिन 100% उससे सिलेक्शन होगा ये नहीं है, ओके। इसके बाद में आपको उसमें ऐड तो करना पड़ेगा। अब ऐड तो दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको सब्जेक्ट भी करना पड़ेगा और आपको जनरल पेपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम जो है वही है। इस टाइम में दो काम आपके पास आ गए हैं। पहले काम का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि आपको पर्टिकुलर जो मटेरियल है, इस मटेरियल को यूज़ करना है, और इसमें आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग इंस्टेंटली हमसे संपर्क कीजिए, मैडम लोगों से संपर्क कीजिए, ग्रुप में संपर्क कीजिए, हम आपको उपलब्ध करा देंगे।
आपको काम स्टार्ट करना है। दूसरी साइड में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में से हमने आपको सजेस्ट किया कि कुछ सिलेक्टेड यूनिट्स हैं, आप इतने कम समय में इनको थोड़ा सा मेहनत करके कवर कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपने मेहनत नहीं की तब तो देखो कैसे होगा। अगर आपने मेहनत की और आप चाहते हो कि भाई एटलीस्ट मेरा सेट तो निकल ही जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो थोड़ा उस चीज़ को आप उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखो कि एक अच्छा मौका है और अच्छे मौके को हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे, तो हम सेट निकालेंगे। और सेट निकालने का मतलब है कि हम कुछ तो ज़रूर पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें वो हैं जो थोड़ी सिंपल हैं सब्जेक्ट वाइज, स्टैंडर्ड वाइज देखें तो अच्छी हैं, कंटेंट वाइज देखें तो उनमें ज़्यादा कंटेंट नहीं है, आप आराम से तैयार कर सकते हो। और इनका सारा मटेरियल आपको आज ही उपलब्ध है। आज ही उपलब्ध होने का मतलब क्या है कि आपका मन करता है कि मैं 2 यूनिट साथ में पढ़ूं, तो आप 2 यूनिट साथ में पढ़ लीजिए। आपका मन करता है कि मैं इकोलॉजी नहीं, मैं तो जेनेटिक्स पहले पढ़ूंगा, तो आप जेनेटिक्स पढ़ लीजिए। यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। आपका जब मन करे तब पढ़ लीजिए। 24 आवर आपके पास मोबाइल के अंदर ये उपलब्ध रहेगा। आपका जब मन करे तब आप कंटेंट पढ़ लीजिए, जब आपका मन करे तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जब आपका मन करे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लीजिए। तो ये चीज़ आपके लिए इंस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। यानी कि एटलीस्ट आपका जो टारगेट है उस टारगेट के लिए आप लोग अभी से काम चालू कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर किया कि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, इसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। अगर एग्ज़ाम का डिसाइड हो रखा है तो एग्ज़ाम अगर हो जाती है तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। वन थिंग आप यहाँ पे मेरे कहने पे ये और ऐड करना कि अगर राजस्थान के केस के अंदर कुछ भी चेंज होता है और अगर 19 मार्च थोड़ा सा आगे भी जाता हो, संभावना कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर एक बार अगर माने भी अपन कि अगर ये थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी होता है, तो अगर आपने 5 यूनिट तैयार कर रखे हैं तो फिर आप 6ठा जोड़ देना, उसके अंदर 7 यूनिट जोड़ देना, आपके पास ऑप्शन तो रहेगा ना। अगर आपने तैयारी नहीं किया तो आपके पास कोई ऑप्शन कैसे काम करेगा। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सीरियसली लें और इन चीज़ों को बिल्कुल से सेंट्रलाइज कर दो, दिमाग के अंदर इन चीज़ों को बिल्कुल फिक्स कर दो कि यही वो तरीका है जिससे हम काम कर सकते हैं और काम करके हम एटलीस्ट इस एग्ज़ाम में तो अपना सिलेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है और ये स्ट्रेटजी आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है, कि सीनेरियो क्या है ना, प्रेजेंट में सीन क्या है और सीन के बाद में आपकी सिचुएशन क्या है और उस सिचुएशन में हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है और उस पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये रहा और सॉल्यूशन ये रहा। इस सॉल्यूशन के लिए आप मोबाइल ऐप के ऊपर चले जाइए और आप वहाँ से इसको यूज़ कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में वन मोर थिंग आपको इसमें ध्यान देना है कि थोड़ा सा टाइम आपको निकालना पड़ेगा। आपको डेली एक छोटा सा टाइम का टुकड़ा चाहिए और उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप एटलीस्ट पिछले 10 पेपर, CSIR के पिछले 10 पेपर, लास्ट 10 पेपर्स और जो सेट है उसके लास्ट पेपर्स, उसके लास्ट 2 पेपर्स अवेलेबल हैं। तो ये जो पेपर्स हैं आप इन पेपर्स को कवर करेंगे। इन सेट के पेपर को तो आप पूरा कवर करेंगे फुल, क्योंकि ये तो वही पेपर हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आने हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा मैच करता है ना। और CSIR के लास्ट 10 पेपर्स का ओनली जो बी पार्ट है ये आप सॉल्व करेंगे। तो ये पेपर आपको मोबाइल ऐप के ऊपर फ्रीली अवेलेबल हैं, आप उनको वहाँ से काम में ले लीजिए। आपको अलग अलग साइट्स पे जाकर के सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको की सर्च करने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ हमने हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर जो फ्री स्टडी मटेरियल कंटेंट है उसमें ये सारा डाल रखा है। तो आपको अगर काम करना है तो आपके लिए सारी चीज़ें अभी से उपलब्ध हैं, ठीक है ना। आप कोर्स के लिए चाहते हो, कोर्स के लिए आप मैडम लोगों से संपर्क कर लीजिएगा, वो आपको सजेस्ट कर देंगे। आपके लिए जो भी प्रॉपर वहाँ पे करंट में जो भी ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं वो भी आपको बता देंगे, आप उसके अकॉर्डिंग इस पे जाइए। और देन वन थिंग जो कि हम चाहते हैं कि हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड हमेशा से मेंटेन करते हैं और इसके लिए
हम थैंकफुल हैं हमारे स्टूडेंट्स के भी कि वो सारे इस लेवल के ऊपर हमसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आपका सेट हो, देखना हम आपको यहाँ पर भी देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप इसके बाद में जो नेक्स्ट नेट का पेपर है उस पेपर के अंदर भी आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। तब तक आप इसमें एक्स्ट्रा यूनिट ऐड कर देना, ठीक है ना। वो यूनिट्स आप लाइव क्लास से भी ले सकते हो, वो आप रिकॉर्डेड मटेरियल है उससे भी ले सकते हो, डिपेंड है आपकी चॉइस के ऊपर कि आप चाहें तो लाइव क्लास ज्वाइन कर लेना इसके बाद में, आप चाहें तो साथ में वीडियो से भी तैयार कर सकते हो। और आप इन कोर्सेज को परचेज करते हो तो आपके पास अभी से भी ऑप्शन है कि आप लाइव के अंदर जो चल रहा है उसको भी तैयार कर लो और लाइव के साथ में रिकॉर्डेड है उसको भी तैयार कर लो। और फिर फाइनली आपका जो नेक्स्ट टारगेट है आप वहाँ तक हमारे साथ रहिए और उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना। ये जो सेम इस समय पे आप जो करेंगे, जो आप कोर्स लेंगे, उसी कोर्स के अंदर ये सारा इंक्लूड रहेगा। यानी कि हम आप लोगों को सेट का एग्ज़ाम आ गया है नंबर 1, देन नेट का एग्ज़ाम आ गया है और फिर अगला नेक्स्ट दिसंबर में जो नेट का एग्ज़ाम आएगा, इन 1 साल तक हम आपको कैरी करेंगे कि आपका जो कोर्स है वो कोर्स और आप जो हमसे जुड़ेंगे उसकी वजह से हम आपको एक नहीं 3 एग्ज़ाम तक आपकी हेल्प करेंगे और इस पूरी साल आपकी हेल्प करेंगे। और ये सारा कुछ आप बिल्कुल से हैरान होंगे कि राजस्थान के अंदर सबसे कम जो फीस स्ट्रक्चर है, एक नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और इतना ही नहीं, आपके जो क्यूरीज होते हैं ना, क्योंकि बच्चा जब पढ़ता है तो डेफिनेटली क्यूरीज आती हैं, तो क्यूरीज का जो सॉल्यूशन है वो हम बहुत ही पर्सनलाइज तरीके से बच्चों के साथ करते हैं, इंस्टेंटली करते हैं, रेगुलर करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हर दिन हमारा स्टूडेंट ग्रो करे और हर दिन अपने टारगेट की तरफ उसको कॉन्फिडेंस फील हो। और ऐसा हमने लास्ट जो हमारे बैचेज हैं उनमें ऐसा ही हमारा एक्सपीरियंस रहा है। हमारे जो रिजल्ट्स हम लोग दे पाए हैं वो तभी दे पाए हैं कि हमने इसी प्रोसीजर को फॉलो किया है, स्टूडेंट्स ने इसको बहुत अच्छे से फॉलो किया। तो देखो सिचुएशन इज़ समव्हाट थोड़ा टाइट ज़रूर है सिचुएशन कि टाइम ज़्यादा नहीं है ना, ये चीज़ तो है ही है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपके पास कोई उम्मीद नहीं है। आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि ये है और फिर अगला ये है, और फिर थोड़ा सा इसमें पॉजिटिविटी ऐड कर दीजिए कि इन केस मान लीजिए कि सेट में कोई भी ऐसा नेगेटिव आपके साथ रहता है तो कोई इशू नहीं है। आप नेक्स्ट जून के अंदर जो नेट है वहाँ आप और मेहनत कर लीजिए, वहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि कॉलेज लेक्चर के लिए तो आपको दोनों में से एक चाहिए। तो आपका सेट हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर सेट हो जाता है तो भी नेट निकालिए, तो भी जेआरएफ निकालिए, और नहीं होता है तो भी निकालिए, और अगर यहाँ भी नहीं होता है तो यहाँ निकालिए, राइट। तो आपके पास स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऑप्शन 1, 2, 3 ऐसे लगातार आ रहे हैं। आपके पास साल भर के लिए सारा शेड्यूल पैक है। आपके प्रयास जिस दिन एक लेवल को पार कर जाएंगे उसी दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सेट भी हो सकता है, ये जून भी हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है। और फिर जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं इन कोर्सेज के थ्रू काम करेंगे और अपने टारगेट्स को क्लियर करेंगे या उनके थ्रू काम करेंगे ना, तो उनको हम अगला जो एडवर्टाइजमेंट हमारा कॉलेज लेक्चरर का है, यहाँ पे हम उनको एक बेस्ट मेंटरशिप, जो कि एक हम कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो टॉप मोस्ट लेवल का जो मेंटरशिप होता है कि जो भी टारगेट है उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे आपको उसको अचीव करना है, उसमें कितने पार्ट्स होंगे, हर एक पार्ट को आपको कैसे टाइम देना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे तैयार करना है, कैसे परफॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें भी हम उन स्टूडेंट्स के साथ लास्ट में करते हैं। तो ये तो हमारा प्रॉपर आप लोगों के लिए मैसेज था कि आपके जो टारगेट्स हैं उन टारगेट्स को लेकर के आप बिल्कुल से कमिटमेंट कर लीजिए और श्योर कर लीजिए अपने आप को कि मुझे इसी समय में कुछ करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक प्लस निकालो, फिर अगले प्लस के लिए दोबारा से काम करो, है ना। एक चीज़ की फिर दूसरा टारगेट, फिर तीसरा टारगेट, हर टारगेट आपको अचीव करना है एंड फाइनली आपको ये टारगेट भी अचीव करना है
और फिर इसके बाद में और भी टारगेट हैं, उसके बाद में आपको फिर पीएचडी वगैरह के लिए जाना है, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो नॉट ए प्रॉब्लम, नॉट एन इश्यू, कहीं कोई इश्यू नहीं है। आपके आज से लेकर के आपके फ्यूचर तक कोई दिक्कत नहीं है। यू आर इन वेरी सेफ हैंड, यू आर एट वेरी सेफ एटमोसफियर, वेरी हेल्पफुल एटमोसफियर, डोंट वरी, गुड लक। तो ये तो रही प्लानिंग की बात। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये तो हमने बात की हमारे प्लानिंग की, और अब हमारा जो डेमो टू आज का लेक्चर है, इसमें हम एक छोटे से टॉपिक को ऐड करेंगे ताकि आपका ये टाइम आपके काम आए और एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आप सही कर पाएंगे। तो आज हम इसमें एक छोटा सा टॉपिक ऐड करेंगे, और ये टॉपिक जेनेटिक्स से है, और टॉपिक का नाम है जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट। जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट, ठीक है। देखो, जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हो तो जेनेटिक्स में ऐसे लगता है कि जीन्स होते हैं और जीन्स की वजह से करैक्टर होता है ना। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन्स का जो गुच्छा होता है या जीन्स का जो पूरा ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। और देखा जाए तो जीन्स के एलील्स होते हैं। तो आप जोर अच्छे से कहना चाहो तो ऐसे कह सकते हो कि जो एलील्स का कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन से जो पूरा ढांचा बनता है, पूरा जो ग्रुप बनता है, वो किसी का जीनोटाइप होता है। ओके। फिर दूसरी बात ये आती है कि अगर किसी की बॉडी के अंदर जीन है तो वो जीन एक्सप्रेस होते हैं। अगर वो एक्सप्रेस होंगे तो उनसे हमें करैक्टर्स दिखाई देते हैं, और करैक्टर्स हमें बाहर से दिखाई देते हैं तो हम उन करैक्टर्स को बोलते हैं फिनोटाइप। तो जेनेटिक्स में दो बड़ी चीजें काम करती हैं, एक काम करता है जीनोटाइप और दूसरा काम करता है फिनोटाइप। हम जीनोटाइप देख के फिनोटाइप के बारे में बता देते हैं, और फिनोटाइप देख करके हम जीनोटाइप के बारे में बता देते हैं। जैसे कि कोई आपसे कहे कि ये मटर का पौधा है और ये टॉल है, लंबा पौधा है, तो इतना कहते ही आपके दिमाग में ये आता है, क्योंकि आप जेनेटिक्स के और मेंडलिज्म के कुछ बेसिक बातें जानते हो, तो इसलिए आप क्या क्या कह दोगे कि अगर फिनोटाइप टॉल है तो इसका मतलब या तो उसमें जीन कैपिटल टी इस हालत में होंगे, या कैपिटल टी स्मॉल टी वाली हालत में होंगे, है ना। और फिर दूसरे टॉपिक होते हैं कि अगर दोनों एलील एक जैसी हैं तो होमोजाइगस बोलते हो, दोनों एलील डिफरेंट प्रकार की हैं तो हेटेरोजाइगस बोलते हो। फिर एक टॉपिक इसमें और ऐड हो गया कि अगर दो में से एक एलील दूसरी के ऊपर भारी पड़ती है तो आप कहते हैं कि ये एक डोमिनेंस का मामला है, राइट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जेनेटिक्स के, कि जेनेटिक्स के अंदर हम इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके काम करते हैं। सिमिलरली आपको अगर कोई कह दे कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप वाला पौधा है तो वो दिखने में कैसा होगा, तो आप नो डाउट सीधा सीधा क्या कहते हो कि टॉल होगा। अगर आपको कह दे कि दोनों कैपिटल टी हैं तो भी आप उसको क्या कहते हैं कि टॉल आंसर देंगे आप। अगर दोनों स्मॉल टी हैं तो आप उसको आंसर क्या देते हैं कि वो टॉल नहीं ड्वार्फ होगा। ओके। तो जेनेटिक्स में काम कितने आसान होते हैं, कितने आसान होते हैं कि अगर आपको फिनोटाइप बता दिया तो आप उसके जीनोटाइप के बारे में बता सकते हो, या उसका जीनोटाइप क्या होगा ये बता सकते हो। अगर कोई जीनोटाइप आपको दिया हुआ हो तो आप उसका फिनोटाइप बता सकते हो, ठीक है। दिस इज द वेरी वेरी बेसिक थिंग ऑफ द जेनेटिक्स, कि हम जीनोटाइप देख के फिनोटाइप के बारे में बता सकते हैं और फिनोटाइप देख करके हम जीनोटाइप के बारे में बता सकते हैं। ओके। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक कुछ अलग है, और हम चाहते हैं कि ये टॉपिक आप जस्ट इसी डेमो क्लास में समझ जाएं। तो पर्टिकुलर जो स्नेल्स होते हैं, जो घोंगे होते हैं ना, स्नेल्स अपन घोंगों को बोलते हैं, जो फ्रेश वाटर स्नेल्स होते हैं, जो साफ मीठा पानी होता है उसमें मिलने वाले जो घोंगे होते हैं,
अब ये जो घोंगे होते हैं इनमें क्या होता है कि जो स्केलेटन सिस्टम है, जो इनका कंकाल तंत्र होता है वो होता है बाह्य कंकाल टाइप का, यानी कि एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन होता है ना। और इस एक्सोस्केलेटन के अंदर कोइलिंग पाई जाती है ना, कुंडलन पाया जाता है कि उसके ऊपर ऐसे लाइंस होते हैं, घुमाव से होता है ना, जिसको अपन कोइलिंग बोलते हैं। और कोइलिंग का एक पैटर्न होता है, जैसे किसी प्लांट के अंदर फूल सफेद आ रहे हैं, किसी प्लांट में फ्लावर हैं वो रेड आ रहे हैं, तो उसका करैक्टर है ना, फिनोटाइप में आता है। वैसे ही घोंघों के अंदर जो कुंडलन है वो कुंडलन किस प्रकार का है, वो एक करैक्टर हो गया, यानी कि ये फिनोटाइप है, दिस इज फिनोटाइप। अब फिनोटाइप है तो जेनेटिक्स तो ये कहती है कि फिनोटाइप को कोई जीनोटाइप कंट्रोल करेगा, या कोई करैक्टर है तो उसका कोई जीन होना चाहिए, उसकी कोई एलील होना चाहिए। तो इस फिनोटाइप को कंट्रोल करने का काम एक जीन करता है, पर्टिकुलर जीन है जो कोइलिंग को कंट्रोल करता है। और उस जीन के दो फॉर्म हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि मटर के पौधे की लंबाई को कंट्रोल करने के दो फॉर्म हैं, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो जीन है उसके भी दो वर्जन है, अल्टरनेट फॉर्म्स हैं। एक होता है कैपिटल डी, एक को आप बोल सकते हैं स्मॉल डी, ठीक है। तो जैसे मटर के पौधे में कैपिटल टी लंबाई के लिए काम करता है ना, डोमिनेंट है, स्मॉल टी उससे लंबाई नहीं आती है ना, वो रिसेसिव ऐसे मानते हैं अपन। वैसे हम यहाँ पे कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, कैपिटल डी डोमिनेंट है, और जेनेटिक्स की भाषा के अंदर मेनली जो डोमिनेंट एलील है उसको हम कैपिटल अक्षर से ही लिखते हैं, और जो रिसेसिव होते हैं उनको हम स्मॉल से ही लिखते हैं, ठीक है। अब डोमिनेंट और रिसेसिव ये हमने इसके दो वर्जन लिए। तो जो जीन कोइलिंग को कंट्रोल करता है उस जीन के दो फॉर्म हैं, एक कैपिटल डी वाला और एक स्मॉल डी वाला। इसका मतलब ये होता है कि कैपिटल डी एंड स्मॉल डी आर एलील्स, कि एक ही जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म है, कि वो कोइलिंग वाला जीन कैपिटल डी जैसा भी हो सकता है और कोइलिंग वाला जीन स्मॉल डी जैसा भी हो सकता है। तो एक ही चीज के दो रूप हैं, है ना, जैसे कैपिटल टी भी लंबाई वाला ही है, स्मॉल टी भी लंबाई वाला है, एक से लंबाई हो जाती है एक से नहीं होती है। वैसे ही ये एक फॉर्म है और ये एक फॉर्म है। कैपिटल डी जो फॉर्म है इससे जो कुंडलन आता है वो आता है डेक्सट्रनल, डेक्सट्रल, डेक्सट्रल का मतलब होता है दाहिनी साइड में घुमाव वाला। और जो स्मॉल डी है उससे जो कुंडलन आता है वो आता है सिनेस्ट्रल। सिनेस्ट्रल का मतलब होता है कि जो रिवर्स घुमाव वाला है, यानी कि जो एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन है ना, जो राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आप इनके लिए वर्ड यूज कर सकते हो। तो ये मैटर हुआ कि हमारे जो फ्रेश वाटर स्नेल्स हैं उनके अंदर जो कुंडलन हमें बाह्य कंकाल का मिलता है, उस कुंडलन में दो ऑप्शन है। जैसे लंबाई में दो ऑप्शन है, वैसे ही दो ऑप्शन है कि या तो उनमें कुंडलन होगा डेक्सट्रनल, है ना, फिनोटाइप के दो ऑप्शन है कि या तो होगा डेक्स्ट्रल और या होगा सिनेस्ट्रल। ओके, अब डेक्सट्रनल अगर होता है तो उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है कैपिटल डी। और सिनेस्ट्रल है तो सिनेस्ट्रल कब होता है, स्मॉल डी से। अब देखो यहाँ पे आपने एक चीज लिखी है कि आपने इसको डोमिनेंट बोला है और इसको रिसेसिव बोला है ना। तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव का जो मामला होता है, ये तो मामला बिल्कुल वही है जो हम मटर के पौधे में कैपिटल टी और स्मॉल टी जैसा लगाते हैं। मटर के पौधे में हम क्या करते हैं कि अगर लंबा पौधा है तो उसके लिए ऑप्शन क्या है, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि एटलीस्ट एक कैपिटल टी होना चाहिए। अगर कोई लंबा पौधा है तो उसमें एटलीस्ट एक कैपिटल टी जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो घोंगा आप ले रहे हो ये भी डिप्लॉयड है, मटर का पौधा आपने जो लिया वो भी डिप्लॉयड है,
और डिप्लॉयड पौधों में पर्टिकुलर जो भी आप जीन लेते हैं उसकी 2 कॉपी होती है, एक फादर से आती है, एक मदर से आती है। तो डेक्सनल जो है तो घोंगे का मामला है ना, और घोंगा डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड है तो इसमें 2 एलील हैं। तो डेक्सनल के हमारे पास ऑप्शन है कि कैपिटल डी ये भी डेक्सनल का जीनोटाइप है, और कैपिटल डी स्मॉल डी ये भी डेक्सनल का जीनोटाइप है। सिनेस्ट्रल के लिए ऑप्शन क्या होगा कि सिनेस्ट्रल कब हो सकता है, मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग या डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, जब जीनोटाइप हो स्मॉल डी। तो अगर 2 एलील आपके पास हों और दोनों एलील अगर कैपिटल डी वाली हैं, है ना, आपके पास 2 ही ऑप्शन है, 2 एलील हो सकते हैं मैक्सिमम, और दोनों अगर कैपिटल डी वाली हैं तो घोंगा कैसा होगा, डेक्सटर्नल। अगर 2 में से एक कैपिटल है एक स्मॉल है तो घोंगा कैसा होगा, डेक्सटर्नल। और अगर दोनों ही स्मॉल हैं तो ये जीनोटाइप किसके लिए है, सिनेस्ट्रल के लिए। तो ये मैटर तो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि अगर दोनों कैपिटल डी हुए तो डेक्सनल कोइलिंग मिलनी चाहिए, एक कैपिटल एक स्मॉल हुआ तो डेक्सनल कोइलिंग होनी चाहिए, और एक दोनों ही अगर स्मॉल डी वाले हुए तो सिनेस्ट्रल होना चाहिए। तो ये अगर हमारे जीनोटाइप में हो तो हमें ऐसा फिनोटाइप मिलेगा। हम ऐसा कह रहे हैं कि ये अगर जीनोटाइप आपने लिया हो तो ऐसा फिनोटाइप आएगा। ओके, अब यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। ओके, देखो ये सेम चीज अगर आप मटर के पौधे के लिए लगाते हो तो आप कहते हो कि दोनों कैपिटल टी हैं तो पौधा लंबा होगा, एक कैपिटल एक स्मॉल है तो पौधा लंबा होगा, दोनों स्मॉल टी हैं तो पौधा बौना होगा। और ये हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम मटर के पौधे में इसको ऐसे ही समझते हैं कि दोनों कैपिटल टी या एक कैपिटल टी पौधे को लंबा बना देंगे। इसमें और कोई मैटर काम नहीं करता, केवल डोमिनेंस का मैटर काम करता है, और कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हमारा टॉपिक है वो डोमिनेंस नहीं है, हमारा टॉपिक तो है ही अलग, दिस इज जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट। ओके, तो इस वाले केस में क्या होता है कि जो घोंघों के अंदर कवच का कुंडलन कैसा आएगा, जैसे आपने कहा कि अगर कैपिटल डी है तो डेक्सटर्नल आएगा, ये है तो डेक्सटर्नल आएगा, ये है तो सिनेस्ट्रल आएगा। आप ऐसे कह रहे हो, ये आपका अनुमान है, आपको लगता है कि कैपिटल डी डोमिनेंट है, स्मॉल डी रिसेसिव है, तो इनके रिजल्ट ऐसे आने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो आप कहना चाह रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि आप कैपिटल डी किसी का जीनोटाइप है तो आप कहें कि वो डेक्सटर्नल है तो कोई जरूरी नहीं है, वो सिनेस्ट्रल भी हो सकता है। ठीक है, आप कहें कि एक कैपिटल डी एक स्मॉल डी है तो डेक्सटर्नल होना चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, वो सिनेस्ट्रल भी हो सकता है। राइट, स्मॉल डी आप कह रहे हैं कि सिनेस्ट्रल होना चाहिए तो कोई जरूरी नहीं है, वो डेक्सटर्नल भी हो सकता है। तो ये फिर कैसे हो गया, या ये चीज़ें तो फिर कुछ और ही मामला हो गया ना, कि हम जैसा मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग सोचें या डोमिनेंस के हिसाब से बोलें तो वो तो संभव ही नहीं है, वो तो हमारा गलत भी हो सकता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है कि अंदर जीन होने के बावजूद भी एक्सप्रेशन में ये नहीं आ रहा, कुछ और आ सकता है, तो ये किस वजह से होता है, वो होता है जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट की वजह से। कि बाकी जगह पे तो हमें ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता, लेकिन जो फ्रेश वाटर स्नेल्स हैं उनके एक्सोस्केलेटन का जो कॉइलिंग का पैटर्न है वो नॉर्मल मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग प्रेडिक्टेड नहीं हो सकता। वहाँ पे एक दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है, और इस कॉन्सेप्ट को हम जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट के नाम से जानते हैं, और उसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। क्योंकि अपन को अपलोड भी करना पड़ेगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक जीनोटाइप ले रहे हैं कैपिटल डी और स्मॉल डी। ये हमने पेरेंट्स ले लिए सपोज, तो हमें इनके गैमेट्स मिलेंगे, इससे कैपिटल डी ही आएगा और इससे स्मॉल डी ही आएगा। इसके बाद में हमारे पास अगली पीडी बनाएंगे तो उसके अंदर कैपिटल डी
स्मॉल डी आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो मैटर है कि ये जो हमारा जीनोटाइप आया है, ये जीनोटाइप एक्चुअल में कौन से फेनोटाइप के लिए होना चाहिए, कि डोमिनेंस का मामला है तो डेक्सट्रल के लिए होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर हम इस स्नेल को मेल के रूप में ले रहे हों और इस स्नेल को अगर हमने फीमेल की तरह यूज़ किया है, तो मैटर कुछ ऐसा होता है कि ये कैपिटल डी स्मॉल टी डेक्सट्रल के लिए होता है, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि एक्चुअल में ये जो इफेक्ट है जेनेटिक मैटरनल एंड इफेक्ट, ओके। तो मैटरनल का मतलब होता है मदर साइड, मैटरनल का मीनिंग होता है मदर साइड से, और जो प्रोजेनी है, क्योंकि ये प्रोजेनी है, F1 वाले प्रोजेनी है, तो प्रोजेनी के लिए मदर कौन है, मदर तो ये है, तो ये तो हो गया हमारा प्रोजेनी, और इसकी मदर है हमारे पास स्मॉल डी, ये हमने मदर लिया है। तो अब स्नेल्स के मैटर में फिनोटाइप जो होता है, बस यही एक पॉइंट है कि स्नेल्स के मैटर में फिनोटाइप जो होता है वो उसके खुद के जीनोटाइप से नहीं होता है। या आपने जो बताया कि कैपिटल डी स्मॉल डी होने पे ये डेक्सट्रल होगा, ये तो आपने प्रोजेनी का खुद का बताया है कि ये जीनोटाइप इसके लिए होता है तो ये होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है एक्चुअल में उसका फिनोटाइप। ये तो है देखो जीनोटाइप, दिस इज जीनोटाइप एंड दिस इज फिनोटाइप, और ये वाला जीनोटाइप देख करके ये वाला फिनोटाइप आप बता रहे हो, ये तो इसके लिए बता रहे हो, लेकिन ये होता नहीं है। होता क्या है, होता है उसकी मदर के जीनोटाइप वाला, ये होता है। मीन्स उसकी मदर का जीनोटाइप क्या है, स्मॉल डी, तो वो किसके लिए होता है, सिनेस्ट्रल के लिए। तो अगर किसी भी स्नेल का मामला हो और स्नेल के अंदर हमें ये बताना हो कि उसका फिनोटाइप क्या होगा, तो उसका फिनोटाइप हम उसके जीनोटाइप से कभी नहीं बताएंगे, है ना। ये डेक्सट्रल का बता रहे हो, इसको देख करके बता रहे हो, ये हम कभी अप्लाई नहीं करते। तो हम क्या अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करते हैं कि किसी की भी मदर जो होती है ना, जैसे इसकी मदर आपने ये लिया है, तो किसी की भी मदर का जीनोटाइप जिस फिनोटाइप के लिए होता है, जैसे ये वाला जीनोटाइप किसके लिए होता है, सिनेस्ट्रल के लिए होता है, तो अब इसके बच्चे जो होंगे या प्रोजेनी जो होंगी वो डेक्सट्रल की जगह पे क्या होंगी, सिनेस्ट्रल होंगी। मीन्स किसी का फिनोटाइप, जैसे अपन नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या होती है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये होती है कि किसी का फिनोटाइप उसके जीनोटाइप के हिसाब से होता है, यानी कि पेरेंट्स का कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन स्नेल्स के मामले में क्या है, स्नेल के मामले में ये मामला है कि उसका जीनोटाइप कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। उसका फिनोटाइप क्या होगा, उसका फिनोटाइप वो होगा जो उसकी मदर के जीनोटाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसकी मदर तो है स्मॉल डी, तो उसका मैसेज क्या होता है, उसका मैसेज होता है सिनेस्ट्रल। तो ये चाहे कैपिटल डी हो, चाहे कैपिटल डी स्मॉल डी हो, उसका फिनोटाइप क्या आएगा, डेक्सट्रल नहीं सिनेस्ट्रल आएगा। एक स्टेप आगे जा करके देखते हैं अपन, एक स्टेप आगे जा करके हम इसमें F2 निकालते हैं। ठीक है, F2 में क्या करेंगे अपन, आपने एक ऐसा ही लिया मेल और ऐसा ही लिया आपने फीमेल, तो फिर इनके प्रोजेनी मेंबर होंगे। इनकी प्रोजेनी में देखो कैपिटल डी भी एक साथ आएंगे, कैपिटल डी स्मॉल डी भी एक साथ आएंगे, और स्मॉल डी भी एक साथ आएंगे। ओके, ये 25% है 1/4, है ना जेनेटिक्स वाइज, ये 1/2 हैं और ये 1/4 इनका रेशियो आएगा। ओके, अगर आप इनके खुद के जीनोटाइप के अकॉर्डिंग बताओगे तब तो क्या आएगा, ये डेक्सट्रल आएगा, ये डेक्सट्रल आएगा और ये सिनेस्ट्रल आएगा। ओके, ये तो इनके अकॉर्डिंग है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग वाला तो हम काम में लेते ही नहीं, कि ये तो इनका होता ही नहीं है। स्नेल्स के मामले में ये चीज़ तो काम ही नहीं करती, तो क्या काम करता है, मदर वाला काम करता है। तो इन सब की मदर तो एक ही है, और मदर का मैसेज क्या है, मदर का मैसेज है सिनेस्ट्रल डेक्सट्रल, कि दोनों में से एक कैपिटल डी आ रखा ना, तो दिस इज डेक्सट्रल। तो ये सारे कैसे होंगे, डेक्सट्रल, ये भी डेक्सट्रल होगा, ये भी डेक्सट्रल होगा,
और ये भी डेक्स्ट्रल होगा। दिस इज करेक्ट वन। मीन्स वेरी सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि स्नेल्स के मैटर के अंदर फिनोटाइप बताने का मतलब है कि उसके जीनोटाइप को यूज ना कीजिए, उसकी मदर का जीनोटाइप क्या है उसको यूज कीजिए। जैसे इसका जीनोटाइप ये था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मान लो डेक्शनरी इससे था, डेक्शनरी मदर से आया, डेक्शनरी खुद का था, डेक्शनरी मदर से आया, लेकिन ये घोंगे जो कि 25% हैं वो तो सिनेस्ट्रल होने चाहिए थे, लेकिन इसकी मदर का जीनोटाइप सिनेस्ट्रल का नहीं है, तो वो कैसे हैं, मदर के अकॉर्डिंग डेक्शनल है। एक चीज और इससे निकल करके आती है कि जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी का तो जीनोटाइप कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका फिनोटाइप मदर के अकॉर्डिंग सेम होता है, कि सारे ही मदर के अकॉर्डिंग होते हैं सेम फिनोटाइप वाले। तो जो बाकी मेंडलिज्म आप देखते हैं वहां पे तो जीनोटाइप और फिनोटाइप इनके रेशियो आते हैं, लेकिन यहाँ वाले केस के अंदर जीनोटाइप के तो रेशियो आएंगे, है ना, 1:1 ये रेशियो आएगा, लेकिन फिनोटाइप में कोई रेशियो नहीं आएगा क्योंकि सारे एक जैसे होंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक हम आज के क्लास में हमने कवर किया कि स्नेल्स का जो कवच का कुंडलन है वो एकदम से डिफरेंट एक करेक्टरिस्टिक है, कि उसका जो जेनेटिक्स है वो अलग है, बिल्कुल अलग है। किस मायने में अलग है कि हम वहाँ कोई भी घोंगा होगा तो उसका कॉइलिंग का पैटर्न क्या होगा ये हम उसके खुद के जीनोटाइप से कभी नहीं बताते, हम उसको बताते हैं उसकी मदर के जीनोटाइप के अकॉर्डिंग। तो अगर किसी का फिनोटाइप उसकी मदर के जीनोटाइप के अकॉर्डिंग हो तो हम टॉपिक को क्या बोलते हैं, जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट बोलते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि नॉर्मली हम जेनेटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग तैयार करते हो, टॉपिक्स आप तैयार करते हो, तो मेनली दिमाग में यही रहता है कि किसी का भी फिनोटाइप बताना है तो उसके जीनोटाइप को देखो और बता दो। लेकिन स्नेल्स के मैटर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्नेल्स के मैटर में हमें खुद के जीनोटाइप के ऊपर कभी नहीं जाना होता है, मदर के जीनोटाइप के ऊपर जाना होता है। और मदर के जीनोटाइप का जो मैसेज होता है फिनोटाइप के लिए, जैसे यहाँ पे मैसेज था सिनेस्ट्रल के लिए और यहाँ पे मैसेज था डेक्स्ट्रल के लिए, तो मदर का जीनोटाइप जिसके लिए मैसेज है वो फिनोटाइप उन सभी बच्चों का हो जाएगा, सारी प्रोजेनी का वही होगा। प्रोजेनी के अपने जीनोटाइप के अकॉर्डिंग अपने फिनोटाइप नहीं होते, ये सारे मदर के जीन से कंट्रोल होते हैं। तो टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है, एक डिफरेंट टॉपिक है और मेंडलिज्म का एक डेविएशन है कि नॉर्मल मेंडलिज्म के अंदर तो हम ऐसा कोई चीज़ अप्लाई नहीं करते, लेकिन ये नॉर्मल मेंडलिज्म के एक डेविएशन के रूप में हम इसको जान सकते हैं। तो आई होप ये एक छोटा सा टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। एंड वन मोर थिंग जो कि इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो पेपर्स हैं उन पेपर्स के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है और यहाँ से हर एक एग्जाम्स के अंदर मेनली टाइम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। टॉपिक बिल्कुल से सिंपल था कि ओनली आप मदर के जीनोटाइप को देखिए और उसके जो मैसेज है वो फिनोटाइप उन सभी प्रोजेनी मेंबर्स के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। इट्स ऑल, इट्स वेरी सिंपल। आई थिंक इट इज़ क्लियर। ओके, तो आप लोग आई होप आज की इस डेमो क्लास और इस वीडियो सीरीज से ज़रूर आपको बेनिफिट होगा और जो आपका जो करंट जो पिक्चर है टाइम को लेकर के और टारगेट को लेकर के उसको आप बहुत सीरियसली समझ पाए होंगे और आई होप आप उस पर काम कर रहे हैं और आप इंस्टेंटली ज्वाइन कीजिए। और आपको अगर कहीं भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप टीम से कंसर्न कीजिए, आप प्रॉपर मैसेज के थ्रू कन्वे हो सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर हमारा क्यूरी बॉक्स है, वहाँ से आप जा सकते हो। आपको कोई भी हेल्प चाहिए पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग, पेपर सेकंड के रिगार्डिंग, just contact and we will happy to help you. Good luck, all the best to all of you.